DFCCIL। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपना पूरा का पूरा एक बैच लॉन्च किया हुआ है, तो आज हम लोग अपना नेशनल इनकम का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसकी वजह से टाइम लगता है, कोई बात नहीं। तो हमने पार्ट 1 में जैसे देखा था कि हमारी GDP MP क्या होती है, तो हमने पार्ट 2 में हमारे देखा था कि किस तरीके से हम लोग GDP को कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग NNP-FC जो कि हमारा नेशनल इनकम होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपना कवर कर लिया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेशनल इनकम। देखो, कोई हम मतलब डायरेक्ट उस पर नहीं जा रहे कि हम नेशनल इनकम को किस तरीके से आज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि हमारे नेशनल इनकम से पहले कुछ हमारे और भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैं कुछ आपको NFIA बता रहा था पहले। NFIA क्या चीज़ है, वो चीज़ आज हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे किस किस तरीके की हमारी इनकम्स होती हैं। पर्सनल इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है, प्राइवेट इनकम होती है। तो इन सब में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जितनी भी हमारे पास में इनकम आती है हम सारी सारी खर्च कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। आज अगर मेरे को कोई कंपनी अगर 50-50,000 रुपीज़ पर मंथ दे रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझसे कोई टैक्स भी लेगी। ठीक है, कुछ मैं अपनी सेविंग्स भी करूँगा और कुछ पैसा ऐसा होगा जो मेरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब किसी भी तरीके से मान लो गिर गया, चोरी हो गया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि मैं 50,000 रुपीज़ अपने पूरे के पूरे यूज़ कर पाता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ मेरा गवर्नमेंट ले जाती है, कुछ मैं अपने पास में रख लेता हूँ, कुछ मैं अपने बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ, कुछ मेरी अपनी सेविंग्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा होता है ना कि जितनी हमको इनकम मिलती है उतनी हम लोग पूरी की पूरी अपने खर्च नहीं कर पाते। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे अपनी एक एक करके चीज़ कि क्या चीज़ कैसे होती है। तो अभी भी हमारा नेशनल इनकम का क्या चल रहा है, पार्ट 3, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हमारी राष्ट्रीय आय। अगर आप हमारी इस वाली वीडियो के साथ में डायरेक्ट जुड़ रहे हो तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियोस देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो देखो, NFIA हमारा बार-बार आ रहा था, व्हाट इज़ NFIA। तो NFIA का हमको फुल फॉर्म पता लग गया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो, अब्रॉड आ गया, इसका मतलब बाहर से। फैक्ट इनकम, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आई हुई है, और फैक्टर मतलब किसी फैक्टर के थ्रू आई होगी। और नेट जो हमारा था नेट फैक्टर, तो नेट का मतलब कि हमने ग्रॉस को इसमें से हटा दिया हमारा। ठीक है, तो NFIA इसका जो फुल फॉर्म है वो है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, जितना हमारे यहाँ पे बाहर से आया, मतलब हमारी जो कंट्री है इंडिया और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी पैसा हमारे पास में आ रहा है, पैसा कैसे आएगा कि जैसे हमारे यहाँ से कतर में या फिर मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो वो लोग गए, अब वहाँ पे उन्होंने ऑयल के यहाँ पे जो भी कुछ भी उनका काम है, भाई काम अपना अपना सबका अलग अलग है, वहाँ पे जाके काम करते हैं। वो लोग वहाँ पे पैसा कमाते हैं, दिनार्स में कमा रहे हैं, किसी भी तरीके से कमा रहे हैं, रियाल में कमा रहे हैं। ठीक है, वो लोग कुछ इंडिया में पैसा भेजते हैं वहाँ से। ऐसा नहीं ना कि सारा का सारा वहाँ पे खर्च कर दिया और पूरा उड़ा दिया, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं जोड़ा। ऐसा नहीं होता ना। जो भी कोई वहाँ पे जाके जॉब कर रहा है भाई, वो अपनी फैमिली के लिए पैसा भेजेगा, तो उसने अपना पैसा कुछ भेजा। तो वो क्या हुआ, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, हमको इंडिया को तो इंडिया में मिला ना, तो फ्रॉम अब्रॉड हो गया। अब देखो, कुछ लोग इंडिया से जैसे नेपाल से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, कुछ लोग साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से काम करने के लिए इंडिया में आते हैं। ठीक है, अब वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और काम करते करते क्या हुआ कि उन्होंने देखा अब उनके लिए तो इंडिया अच्छी कंट्री है, जैसे हमारे लिए कुछ UAE या फिर ये सब अच्छी कंट्रीज हैं, उनकी उस हिसाब से उनके लिए हमारे लिए इंडिया अच्छी है। तो नेपाल से आके उसने यहाँ पे पैसा कमाया और यहाँ पे तो कुछ उसने अपना खर्च किया, बट कुछ उसने अपनी फैमिली के लिए भेज दिया बाहर। तो वो क्या हुआ, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मतलब समझ में आ गया आपको डिफरेंस। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, तो वो तो हमारे इंडिया में आ गया, और पेड टू अब्रॉड जब हुआ तो वो क्या चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये इंडिया था, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, और जब हमने इन दोनों के बीच लेन देन किया किसका, नेट फैक्टर इनकम का, तो वही हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब देखो नेशनल इनकम क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम होती है डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेशनल इनकम मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और डोमेस्टिक इनकम ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं। अब देखो क्या होता है, ये इसकी उसमें हो गई हिंदी में। अब NFIA को हिंदी में क्या कहते हैं, NFIA कहते हैं विदेश से अर्जित कारक आय माइनस विदेशों में भुगतान की गई कारक आय। ठीक है, ये इसका हिंदी में मतलब है। NFIA क्लियर हुआ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा NFIA आ रहा था। अब देखो NFIA में चीज़ें क्या क्या आएंगी, तो NFIA में आता है हमारा नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कुछ भी एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, सैलरी, वेजेस। ठीक है, इस तरीके का। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप है ये, हाँ टाइपिंग में मिस्टेक होगी थोड़ा। तो इसमें क्या है, हमारे इंटरेस्ट, रेंट पेड, रेंट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट्स कंपनीज अब्रॉड। तो देखो इसमें क्या क्या है ना, 3 चीज़ें हैं। अब किसी भी तरीके से इंडिया में कोई भी है या फिर पूरे वर्ल्ड में किसी भी तरीके से, भाई 3 ही तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं।
ठीक है, एक तो आपको सैलरी मिल गई या फिर वेजेस मिल गया, दिहाड़ी मिल गई, एक तो आपका ये हो गया। फिर दूसरा, आपने किसी को पैसे ब्याज पे दे रखे हैं, आपने उसे इंटरेस्ट ले लिया, ये आपकी प्रॉफिट हो गया। या फिर आपने अपने घर को भाई रेंट पे चढ़ा दिया, नोएडा और आसपास एनसीआर में बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, ठीक है इसका, तो आपने रेंट पे घर को चढ़ा दिया, आपको उससे क्या आ रही है, अर्निंग हो रही है। अर्निंग किस चीज़ की, रेंट की। आपने कोई अपने दुकान खोली, उससे आपको प्रॉफिट हो गया। या फिर आपने कोई मतलब डिविडेंड वगैरह मिल रहा है कोई शेयर्स का, तो ये आपकी इनकम होगी किससे, प्रॉपर्टी से या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से। सैलरी से हो गई, या फिर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप से हो गई, या फिर प्रॉपर्टी से हो गई, ठीक है, दो तरीके की होगी। या फिर आपको वो तो हुआ, प्रॉफिट तो हुआ, बट आपने अपने पास में ही रख लिया। तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब यही होता है कि कंपनीज जो इतना भी हमारा प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, कुछ अपने पास में भी रख ले, ठीक है। यही हमारा टॉप कंसेप्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग से। कॉमर्स वाले जानते हैं अच्छे से, बट अभी आप लोग कुछ बच्चे कॉमर्स के नहीं होंगे तो उनके लिए यही है, ठीक है। समझ में आई ये तो नहीं चीज़ें। तो 3 चीज़ों से भाई अर्निंग हो सकती है। अगर देखो बात ऐसी है कि अगर आपको कोई कंपनी कुछ कंपनसेशन दे देती है, कंट्री कोई कंपनसेशन देती है, आप बीपीएल हो, ठीक है, आपको सालाना 7,000 रुपये गवर्नमेंट ने दे दिया किसी भी तरीके से। इंडिया में रूल नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है कि किसी किसी कंट्रीज में मिलता है बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। तो बेरोजगारी भत्ता आपको मिला और आपने वो अपने घर पे भेज दिया, तो वो आपका एनएफआईए नहीं है, क्योंकि आपने किसी भी इनकम अर्न नहीं करी है वो, ठीक है, वो आपकी इनकम नहीं है। वो क्या चीज़ है, आपको एक ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट हुआ है। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट होता है ना, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए अभी, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आई कि हमारे एनएफआईएस में क्या चीज़ इंक्लूड होती है। अब देखो हमारे पास में फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं, ठीक। काफ़ी ज़्यादा आ रहा था टॉपिक में बार बार कि फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। जितने भी टॉपिक्स पीछे वाली क्लासेस में हमारे आ रहे थे ना, वो सब मैंने इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग ऐसा नहीं लगे यार उसमें क्या चीज़ थी, समझ में नहीं आई। तो चलो देखते हैं अब इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स देखो मैं आपको हिंदी में एक मतलब बता देता हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है मध्यवर्ती गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स का मतलब जो फाइनल हो चुका है, मतलब कि आप अगर मार्केट में एक सोप खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, आप मान लो रिन सुप्रीम खरीदने के लिए गए, तो रिन सुप्रीम खरीदने के लिए गए, उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स मिले होंगे ना भाई। एक कंपनी कुछ बनाती है, आप जैसे चलो इसका एग्जांपल हटाते हैं, कार का ही लेते हैं, ठीक है। आप मारुति सुजुकी खरीदने के लिए गए, कोई भी स्विफ्ट खरीदने के लिए मान लो डिज़ायर, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसके अंदर खरीदा। लेकिन आपको पता है क्या कि स्विफ्ट डिज़ायर जो होती है उसके कंपोनेंट्स कितनी अलग अलग कंपनी से बनाती है, छोटी छोटी। कोई उसकी वायरिंग बनाती है, कोई उसका शीशा बनाती है, रियर व्यू बना रहा है, कोई उसके अंदर की प्लास्टिक बॉडी दे रहा है, कोई उसका डैशबोर्ड बना रहा है, कोई उसका गियर सिस्टम बना रहा है। सब भाई बहुत सारी कंपनीज मिलके एक उसको बनाती हैं। तो जब बहुत सारी कंपनी जो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट दे रही है ना, कि जैसे मान लो गियर बॉक्स दे दिया किसी ने, और किसी ने उसका विंडशीट दे दी, या फिर किसी ने उसका रियर व्यू दे दिया, ये सब कुछ हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स जो होता है हमारा, जो कार जो बन के आ गई ना हमारी पूरी की पूरी एक साथ असेंबल होके, वही हमारा फाइनल गुड्स है। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है कि इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में क्या कहते हैं हम लोग कैलकुलेट क्यों नहीं करते। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि देखो आपने आज एक बोल्ट या फिर जो कुछ इसमें लगा है उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, बट उसकी वैल्यू उस कार के साथ में भी जुड़ गई, जिस कार में वो फाइनल गुड्स के रूप में आया बाहर, ठीक है, उसके साथ में भी जुड़ गई। अब आपने एक जगह पे तो यहाँ पे काउंट कर लिया, फिर आपने उस कार के साथ में फिर से काउंट कर लिया, तो क्या हुआ, इसकी 2 डबल काउंटिंग होगी ना। लेकिन वो प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है। डबल काउंटिंग से बचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी काउंट नहीं किया जाता, इसके लिए हमेशा फाइनल गुड्स को काउंट किया जाता है, ठीक है। ये तो हमारी नेशनल इनकम की बात थी, जो हम आगे ही पढ़ेंगे, बट मैंने एक आपको ओवरव्यू बता दिया। तो इंटरमीडिएट गुड्स हमारे कौन से हैं, जो अभी बन रहे हैं मध्यवर्ती गुड्स, और फाइनल गुड्स जो हमारे फाइनल बन चुके हैं। दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कि विंड अगर रियर व्यू है मिरर, तो ये किसके लिए यूज़ होगी, कार में तो यूज़ होगी ना, अदर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो इसके लिए हम लोग इसको इंटरमीडिएट गुड्स में रखेंगे। फाइनल गुड्स दे आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन। कार आप लेके आए, अगर आप रीसेल करने के लिए भी लेके आ रहे हो ना, कि मतलब आपका शोरूम है और आप उसके लिए भी लेके आ रहे हो, तो भी आप इसको फाइनल गुड्स में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब तक कंज्यूमर नहीं खरीदते तब तक आप इसको फाइनल गुड्स में नहीं रखोगे, ठीक है। फाइनल कंजप्शन के लिए लेके आए तभी आपका क्या हुआ, कार फाइनल गुड्स में आएगी। फिर दे आर मेंट फॉर रीसेल, सो वैल्यू एडेड टू देम। देखो मैंने आपको बता दिया कि आप 10 रुपये का अगर कंपनी को पड़ता है ना ये, तो कंपनी इसका कुछ 15 या 20 रुपये लगा दिए उसमें, ठीक है। तो रीसेल के लिए होता है, इसमें हमेशा वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऐड होती जाती हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, ठीक है, रीसेल के लिए नहीं बनाए जाते। दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। देखो ये प्रोडक्शन बाउंड्री में रहेगा ना, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में गया, दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री में गया, तीसरी फैक्ट्री से चौथी फैक्ट्री में। ऐसे नहीं ना कि एक फैक्ट्री से निकल के आपको घर पे ला के दे दिया कि भाई ये लो आपकी कार,
मारुति सुजुकी आपने कार खरीदी, उसने आपको ये लो रियर व्यू ला के दे दिया कि ये लो आप लगा लेना अपने आप से, हमें कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं होता ना, प्रोडक्शन लाइन में रहेगा, यहीं के यहीं सप्लाई होगा। ये वाली जो इसकी होती है हाउस होल्ड वाली लाइन, ये इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। देयर वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है, इनकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि इसकी डबल काउंटिंग हो सकती है। दे रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है, आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री रहेंगे। देयर वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, हमेशा फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर हुआ ये चीज़? चलो अब आते हैं हम कंजप्शन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। तो देखो कंजप्शन गुड्स हमारे कौन से होते हैं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो अल्टीमेट फाइनल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको हम अल्टीमेट फाइनल तो लेते हैं कि कुछ फैक्ट्री में ले लिया, किसी फैक्ट्री में, बट उससे वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा। आपकी जो छपाई की मशीन है, आपकी बुक्स कैसे बन के आती है, किसी मशीन से तो छप के आती है ना। तो जब ये किसी मशीन से छप के आती हैं, तो जो छपाई की जो मशीन है ना, वो कैपिटल गुड्स है, वो कंजप्शन गुड्स नहीं है, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। दे आर दोज गुड्स विच आर ब्रॉट बाय द कंज्यूमर्स एज फाइनल और अल्टीमेट गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ठीक है। ये फाइनल या फिर अल्टीमेट गुड्स में आते हैं हमारे। They are those final goods which from the capital stock of a country at the end of an accounting year and each are used up in the प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस में ही यूज़ होगा। आपको बुक छापनी है तो आप छपाई में ही यूज़ करोगे, आप उसको अपने घर पे नहीं लेके जाओगे। भाई कौन लेगा, 10-15 करोड़ रुपए की मशीन आती है छपाई की, आप अपने घर पे थोड़ी ले जाओगे उसको कि मुझे एक मैगजीन पढ़नी थी, ले जाता हूँ छाप छाप के पढ़ूंगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैपिटल गुड्स क्या होता है, हमारे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। कंजप्शन गुड्स हमारे जो हमारे फाइनल के लिए आ गया, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे टूथब्रश आया, टूथपेस्ट आया, या फिर आपका साबुन आया, ये क्या है, आपका कंजप्शन गुड्स है। ये वहीं पे अगर टूथब्रश की कोई फैक्ट्री के लिए मशीन कोई है तो हमारे कैपिटल गुड्स में जाएगा, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं, देखो इसमें टेलीविजन, कार्स और रेडियो। आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़े बड़े गुड्स हैं, ये इसमें क्यों आते हैं? देखो महंगे हो सकते हैं बट इनकी इसमें कुछ ड्यूरेबल भी होते हैं। कैसे कि टेलीविज़न, आपने टीवी खरीदा, टीवी कितने साल चलता है? मिनिमम तो 5 साल चलता ही है, ठीक है। आगे तक अगर आप देखोगे तो 10 साल चल जाता है। कार है भाई, कार की 15 साल तो गवर्नमेंट ही कहती है, फिर आप खींचतान के चला लो 20 साल, ठीक है। रेडियो हो गए, जल्दी नहीं टूटती हैं सब चीज़ें, तो हमारे ड्यूरेबल्स में आ गए। सेमी ड्यूरेबल्स क्या गुड्स आते हैं हमारे, कि जैसे क्रोकरी हो गया, ग्लास प्रोडक्ट्स हो गए, तो जल्दी नहीं, मतलब इतना लाइफ लॉन्ग नहीं होते, बट हाँ इनकी कुछ अपनी लाइफ भी होती है। अब कैपिटल गुड्स का जो यूज़ होता है वो ये होता है कि जो रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश्ड गुड्स है, इसको क्या करेगा, इसको फिनिश्ड गुड्स में बना देगा, ठीक है। ये कैपिटल गुड्स का हमारा क्या है, यूसेज है। अब ये चीज़ समझ में आ गई हमारी। कंजप्शन गुड्स, देखो फाइनल गुड्स एंड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आए, कंजप्शन गुड्स वर्सेस कैपिटल। अब हम लोग आगे चलते हैं क्या, इनकम्स पे। तो देखो कुछ इनकम्स होती है हमारी, जैसे प्राइवेट इनकम होती है, पर्सनल इनकम होती है, फिर होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या। तो प्राइवेट इनकम का मतलब क्या होता है, प्राइवेट इनकम इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स एंड ट्रांसफर इनकम्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इसमें प्राइवेट इंटरप्राइज एंड हाउस होल्ड्स दोनों के दोनों इंक्लूड है, विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। आपको आपके रहते हुए जितनी भी आय अर्जित हो गई, भाई अपनी जितनी भी अर्निंग कर ली विद इन अ कंट्री, ठीक है, और ये आपको अपने आप से हुई या फिर बाहर किसी ने आपको भेज दिया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आपके बाहर किसी कंट्री में शेयर्स थे, उसने आपको डिविडेंड भेज दिया, ठीक है, वो आपकी अर्निंग हो गई। और आपको आई कहाँ से, आउटसाइड द कंट्री, वही लिखा विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरी इनकम कहाँ से आ रही है, बट आपको ये देखना है कि मेरे पास आ रही है। अच्छा कोई भी सोर्स है, इलीगल नहीं, लीगल, ठीक है, क्योंकि इलीगल को कभी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। तो प्राइवेट इनकम इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ठीक है, टोटल है फैक्टर इनकम का। ट्रांसफर इनकम्स, कुछ भी ट्रांसफर इनकम हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज बाय प्राइवेट सेक्टर विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। आउटसाइड कंट्री से या फिर आपकी अपनी कंट्री से आया है तो आप उसको क्या कहोगे, प्राइवेट इनकम कहोगे। प्राइवेट इनकम का एक अपना फॉर्मूला है, क्या, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आया, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIS आ गया, प्लस ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। कुछ भी तरीके की आपके पास में पैसा आया, आप सबके सब उठा के प्राइवेट इनकम में डाल दो। पेपर में क्वेश्चन आया प्राइवेट इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, भाई जितनी भी अर्निंग्स हैं सबकी सब इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। 4 ऑप्शन में अलग लगाए, ऑल ऑफ द अबव कहेगा, आप उसमें सारा का सारा डाल दोगे, कोई भी अर्निंग नहीं छोड़ोगे उसमें, ठीक है। समझ में आई ये बात। अब उसी तरीके से हिंदी में क्या है, निजी आय देश के भीतर और बाहर निजी क्षेत्र द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त कारक आय और हस्तांतरण आय का कुल योग है।
ठीक है, जितनी भी हमारी इनकम हुई वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, हमारी निजी आय कहलाएगी, जो कि हमारी क्या होती है, प्राइवेट इनकम। और निजी आय का अपना एक फॉर्मूला है, घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र की होने वाली आय। ठीक है, विद इन अ कंट्री आपने क्या किया, आय अर्जित कर ली। विदेश से शुद्ध कारक आय, आपको बाहर से NFIA आ गया, प्लस सभी प्रकार की अंतरण आए। ठीक है, कोई भी तरीके का आपको ट्रांसफर मनी आया। ठीक है, ये चीज़ में प्राइवेट इनकम। अब देखो पर्सनल इनकम क्या होती है हमारी, पर्सनल इनकम हमारी होती है इज द सम ऑफ अर्नड इनकम एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, ये होती है क्या हमारी पर्सनल इनकम। सबसे पहले क्या देखा था हमने, प्राइवेट इनकम। अब क्या है हमारी पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय देश के भीतर और बाहर सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अर्जित आय और हस्तांतरण आय का योग है। ठीक है, योग हमारी पर्सनल इनकम। अब आती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम। देखो आपके पास कुछ इनकम अर्जित हो गई, ठीक है, आपने कुछ इनकम को अर्न कर लिया, बट आप उस सब जितनी हमारे पास इनकम है उसको खर्च नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सरकार हमारे पर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। भाई सरकार को भी तो अपनी अर्निंग करनी है ना, सरकार का सिर्फ एक ही सोर्स है अर्जित का, अर्निंग का, वो क्या है, टैक्स। तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी ही लगाएगी। ठीक है, अब क्या कहती है हमारी इसकी डेफिनेशन, डिस्पोजेबल इनकम ऑल्सो नोन एज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज टू स्पेंड और सेव आफ्टर इनकम टैक्स हैव बीन डिडक्टेड। जितनी भी हमारी पर्सनल इनकम या प्राइवेट इनकम, हमारी पर्सनल इनकम या फिर प्राइवेट इनकम हमारी आ रही है, ठीक है, उसमें से अगर हम टैक्स को अपने डिडक्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगी, हमारी डिस्पोजेबल इनकम या फिर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, ये चीज़ इतनी ईजी सी है। देखो प्राइवेट इनकम में क्या हुआ कि आपके पास जितनी भी इनकम आ गई, ठीक है, कहीं से भी आई, कुछ भी आई। पर्सनल इनकम में क्या हुआ, हमने कोई भी अर्न कर ली इनकम को या फिर हम उसमें ट्रांसफर होकर आई, ठीक है, आउटसाइड या फिर विद इन द कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अब क्या कहता है डिस्पोजेबल इनकम में कि आपके पास में जितनी भी इनकम आई है, आप उसमें से कुछ आपके पास पाँच रुपये की आपने इनकम अर्जित करी, आपने ₹1 उसमें से क्या कर दिया, टैक्स दे दिया। जो टैक्स जो आपने काट दिया ना, ये आपकी प्राइवेट इनकम से कम हो गई। अब आपके इसमें डिस्पोजेबल इनकम 5 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 बचती है। ठीक है, समझ में आई ये चीज़, बहुत ईजी सी है यार, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन तभी मैं करवा रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये चीज़ छूट गया, अगर पेपर में कहीं आ गया तो पर्सनल इनकम वर्सेस डिस्पोजेबल इनकम। देखो पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ अर्नड इनकम एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन्स, ठीक है, हाउस होल्ड्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, इट इंक्लूड्स डायरेक्ट टैक्स। और वहीं पे क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम में टैक्स एक्सक्लूड कर जाता है, बस यही चीज़ अलग है। डिस्पोजेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड हैज़ टू स्पेंड और सेव। ठीक है, आप सेव भी कर सकते हो, स्पेंड भी कर सकते हो, कब, आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स। समझ में आ गया, एक एक चीज़ समझ में आ गया, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी था। और देखो हमने डेफिनेशन देख ली, पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आएगा हम लोग कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करिए यार, करिए सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि आपको मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, कुछ एक भी पैसा चार्ज नहीं करा। तो सब्सक्राइब तो करिए, फिर लाइक कीजिए वीडियोस को, और अच्छी लग रही है तभी लाइक करो, और मुझे पक्का यकीन है कि आपको ज़रूर अच्छी लग रही होगी। और शेयर करो अपने दोस्तों को, बताओ कि किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सिस वाले आप लोग को एक फ्री में बैच दे रहे हैं, जिसमें हम आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है, आप लोग इसको फ्री वीडियोस को देखिए, और आपको कुछ भी डाउट होता है ना, आप नीचे कमेंट में पूछिए। आप पूछिए सर ये डाउट है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप फिर से समझाइए भाई, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ जरूर समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आया सब कुछ? ओके, चलो अब हम चलते हैं, और कल आपको नेक्स्ट चीज़ की वीडियो मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।